नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं वर्ष 2019 कंप्यूटर साइंस क्लास 12 और 2019 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का ये फोर्थ पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन का जो टाइप है वो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज टोपोलॉजी? डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग यूनिट से आपका सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी। टोपोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ दूं यहाँ पर। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी किसी कंप्यूटर नेटवर्क का फिजिकल या लॉजिकल लेआउट होता है। अभी समझ जाएंगे आगे चल करके कि फिजिकल और लॉजिकल का मतलब क्या होता है। इट डिफाइंस द वे डिफरेंट नोड्स आर प्लेस्ड एंड इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर। ये डिफाइन करता है कि किस प्रकार से नोड्स, नोड्स का मतलब हो गया नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स है उसको यहाँ पर हम लोग नोड्स कह रहे हैं, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि किस प्रकार से आपका नोड्स, किस प्रकार से आपका कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। टोपोलॉजी ये डिफाइन करता है कि किस प्रकार से किसी नेटवर्क में जो नोड्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अल्टरनेटली नेटवर्क टोपोलॉजी में डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन दीज नोड्स। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी इस बात को डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा ना नोड के बीच में, दो कंप्यूटर्स के बीच जो है डेटा का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा। देखिए बात थोड़ा सा जो है, दो अलग अलग बात मैंने यहाँ पर कहा कि किस प्रकार से कनेक्टेड है और यहाँ पर मैंने कहा कि डेटा किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों चीज ही आपका टोपोलॉजी से संबंधित है। ऐसे नॉर्मल अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज पढ़ने को मिलता है कि पैटर्न है ना, कि किस प्रकार से जो है कंप्यूटर्स, किस प्रकार से नोड्स आपस में कनेक्टेड है, इसको ही टोपोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहें तो टोपोलॉजी में ये दो चीजें शामिल होती हैं। आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा है फिजिकल और दूसरा है हम लोग का लॉजिकल। यहाँ पर फिजिकल लॉजिकल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। फिजिकल टोपोलॉजी emphasizes द फिजिकल लेआउट ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस। फिजिकल टोपोलॉजी इस बात पे जोर देता है कि जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस है उनका फिजिकल लेआउट क्या है, यानी किस प्रकार से जोड़ा गया है, ठीक है। डिवाइसेस एंड नोड्स की किस प्रकार से आपका डिवाइस और नोड्स आपस में जोड़ा गया है, उसका फिजिकल लेआउट जो है वो बताता है आपका फिजिकल टोपोलॉजी। while the logical topology focuses on the pattern of data transfer between network nodes। जबकि जो लॉजिकल टोपोलॉजी होता है वो इस बात पे फोकस करता है कि पैटर्न क्या है, ठीक है, भेजने का पैटर्न क्या है, डेटा का ट्रांसफर जो है नेटवर्क में नोड्स के बीच किस प्रकार से हो रहा है, डेटा ट्रांसफर करने का पैटर्न क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका लॉजिकल टोपोलॉजी। लेकिन आपको अगर आप कहा जाए कि एग्जांपल बताइए कुछ टोपोलॉजी का, तो एग्जांपल है आपका स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, और भी बहुत सारे हैं टोपोलॉजीज। लेकिन फिलहाल मेन जो आपका टोपोलॉजी वो यही है, स्टार, रिंग, बस, मेश एंड ट्री। ये क्वेश्चन आप कितने मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं? ये क्वेश्चन आप 2 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो 2 मार्क्स के लिए अगर आप इतना आंसर लिख देते हैं काफी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी का। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग एंड हाउ इज इट अचीव्ड यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट? डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, या ये कहें कि डेटा हाइडिंग क्या होता है। और इसी में एक प्रश्न और जोड़ दिया गया है कि किस प्रकार से आप क्लास और ऑब्जेक्ट के जरिए इसे अचीव करेंगे। डेटा हेडिंग का कंसेप्ट को आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट की मदद से कैसे अचीव करते हैं, समझा करके लिखिए, ये कहा जा रहा है। सबसे पहले समझिए डेटा हेडिंग का मतलब। डेटा हेडिंग मींस प्रोटेक्टिंग द मेंबर ऑफ अ क्लास फ्रॉम एन इलीगल और अनऑथराइज्ड एक्सेस। डेटा हाइडिंग का मतलब होता है क्लास के जो मेंबर हैं, क्लास के मेंबर मतलब वेरिएबल्स और फंक्शंस, ठीक है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस, उनको क्लास का मेंबर कहा जाता है। तो डेटा हाइडिंग का मतलब होता है क्लास के जो मेंबर हैं उसको प्रोटेक्ट करना, किससे? इलीगल कोई एक्सेस ना कर सके या कोई अनऑथराइज तरीके से उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है, इससे सुरक्षा करता है हमारा डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग कंसर्न अबाउट डेटा सिक्योरिटी। डेटा हाइडिंग का संबंध डेटा सिक्योरिटी से है, अलोंग विथ, साथ ही साथ, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, और उसमें जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उसको भी ये हाइड करता है। डेटा हाइडिंग का कंसर्न, संबंध उसके कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाने से भी है। डेटा हाइडिंग इज अ प्रोसेस
एज वेल एज अ टेक्निक। डेटा हेडिंग एक प्रोसेस भी है और एक टेक्निक भी है। द डेटा विच इज पब्लिक, अगर आप लोगों ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये चीजें आपने सुनी हुई होंगी। तो जो डेटा जो कि पब्लिक है, इज एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, जो डेटा पब्लिक है उसे हम लोग क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। हेंस इफ वी वांट टू हाइड आवर डेटा और restrict it from being accessed from outside, declare our data private। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डेटा को हाइड करना या उसको रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट क्यों करना चाहते हैं या हाइड क्यों करना चाहते हैं, ताकि कोई बाहर से आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके, तो आपको उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट बनाना पड़ेगा। तो ये जो पब्लिक बातें हो रही हैं या जो प्राइवेट बातें हो रही है, ये तो क्लास में होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब डेटा हेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग भी जो है पब्लिक और प्राइवेट के बारे में बात कर रहे हैं, और पब्लिक और प्राइवेट का संबंध तो क्लास से होता है। तो आप कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं ना कि क्लास के जरिए आप जो है डेटा हेडिंग को अचीव कर रहे हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे और भी बातें हैं। वी सी डेटा हेडिंग इज इम्प्लीमेंटेड ऑन क्लास मेंबर्स बाय मेकिंग इट प्राइवेट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डेटा हेडिंग को आप इंप्लीमेंट करते हैं क्लास में, जहां पर क्लास के मेंबर को आप प्राइवेट बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑब्जेक्ट आर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्जेक्ट के बारे में यही बताया जाता था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। हालांकि आप बोलेंगे सर ऐसा तो आप क्लास के बारे में ही बताए थे कि क्लास जो है वो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन से मिलकर बनता है, लेकिन क्लास से ही तो ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो जो बातें क्लास के लिए आपके लिए लागू होती हैं कहीं ना कहीं वो बातें ऑब्जेक्ट के लिए भी लागू होती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शन होता है। वेरिएबल को डेटा मेंबर बोलते हैं और फंक्शन को मेंबर फंक्शन बोलते हैं। विच हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। और चूंकि ये चीजों को ग्रुप कर रहा है, वेरिएबल और फंक्शन को ग्रुप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उस एंटिटी का कॉम्प्लेक्सिटी को, उसकी जटिलता को छुपा रहा है। जटिलता को क्या कर रहा है, छुपा रहा है। जैसे इफ मोहन इज ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मोहन एक ऑब्जेक्ट है, देन इट हाइड्स मेनी कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा रहा है मोहन ऑब्जेक्ट। कैसे, अबाउट मोहन, लाइक व्हाट हिज एज, क्या मोहन को देख करके आप बता सकते हो कि उसका उम्र क्या है, देख करके नहीं। इन विच क्लास इज रीड व्हाट गेम्स ही प्लेज इटीसी। ठीक है, तो मोहन अपने अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाए हुए है, जैसे कि मोहन का उम्र क्या है, इन विच क्लास इज रीड, वो कौन से क्लास में पढ़ता है, देख करके, है ना, देख करके नहीं कह सकते हैं कि देख करके। व्हाट गेम्स हिज प्लेज, वो कौन सा गेम्स खेलता है। तो कोई मोहन, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, मोहन एक लड़का है, ठीक है, और उसको आप देख करके बताना हो कि वह इसका उम्र क्या है या किस क्लास में पढ़ता है, नहीं, आप देख करके नहीं उसको जो है बता सकते हैं कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। So we can see that using class and object we achieve concept of data heading। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग डेटा हेडिंग के कंसेप्ट को अचीव करते हैं। अचीव मतलब पाना होता है। तो डेटा हेडिंग का कंसेप्ट को आप पाते हैं किसके इस्तेमाल को करते हुए, क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ये टॉपिक तो खैर होता है। एंड ऑपरेटर ओवरराइडिंग, ऑपरेटर ओवरराइडिंग नाम का चीज नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पूछा था 2019 में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ऑपरेटर ओवरराइडिंग नहीं होता है, और ये दोनों को, दोनों, एक तो है कि ये तो होता ही नहीं है, दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपके सिलेबस में नहीं था, तो सिलेबस से बाहर था। एक्सप्लेन इट विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग भले सिलेबस में नहीं था, लेकिन इसके बारे में तो आप जरूर लिख सकते थे, लेकिन ऑपरेटर ओवरराइडिंग नाम का कोई चीज होता नहीं है, तो ये तो आप लिख नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा जाना चाहिए था, फंक्शन ओवरलोडिंग पूछना चाहिए था कि फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में, ओवरराइडिंग को बताइए विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑपरेटर के बजाय यहाँ पर फंक्शन पूछना चाहिए था। इन्होंने ऑपरेटर वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवर राइडिंग। तो मैंने आंसर थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर आंसर में मैंने लिख दिया है फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव एट कंपाइल टाइम। फंक्शन ओवरलोडिंग को आप कब अचीव करते हैं, कंपाइल टाइम में करते हैं। इट प्रोवाइड्स मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ द फंक्शन बाय चेंजिंग सिग्नेचर।
ये एक ही फंक्शन का बहुत सारा डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, बस उसके सिग्नेचर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सिग्नेचर का मतलब हो गया चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स का संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है। चेंज डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के डेटा टाइप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। रिटर्न टाइप डज नॉट प्ले एनी रोल, हाँ लेकिन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो कोई रोल प्ले नहीं करता है फंक्शन ओवरलोडिंग में। ठीक है। अगला पॉइंट है इट कैन बी डन इन बेस एज वेल एज डिराइव्ड क्लास। फंक्शन ओवरलोडिंग बेस क्लास में भी हो सकता है और डिराइव्ड क्लास में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो आपको चीजें बताई जा रही है ना, ये दो तीन चैप्टर का मिक्स कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कह दिया बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, अब जिन्होंने जिन्होंने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा उनको तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का भी थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, और दूसरी बात कि फंक्शन का भी ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एरिया नाम का फंक्शन देख रहे हैं, यहाँ भी एरिया नाम का फंक्शन है, यहाँ भी एरिया नाम का फंक्शन है। डिफरेंस किस में है? डिफरेंस देखिए पैरामीटर में है। इसमें एक पैरामीटर पास कराया जा रहा है, जबकि इसमें दो पैरामीटर पास कराया जा रहा है। इस पहले वाले फंक्शन का डिफिनेशन जो है ना, कोड ये कुछ अलग होगा, और दूसरा वाला जो फंक्शन है इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन, इसका कोड अलग होगा। और देखिए यहाँ पर इसका जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का ना, वो दोनों सेम है। तो यहाँ कहा भी गया था कि फंक्शंस के रिटर्न टाइप से मतलब हमको नहीं है, फंक्शन के पैरामीटर से मतलब है। कि यहाँ देखिए एक पैरामीटर है जबकि यहाँ पर दो पैरामीटर है, तो यहाँ पर हमारा पैरामीटर का नंबर क्या है, अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों फंक्शन जो है ना ओवरलोडेड फंक्शन कहलाएंगे। ये दोनों एरिया नाम का फंक्शन है ना, ये दोनों ओवरलोडेड फंक्शन कहलाएंगे। फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग कब अचीव किया जाता है? रन टाइम में। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो अचीव होता है कंपाइल टाइम में, और फंक्शन ओवरराइडिंग जो है वो अचीव होता है रन टाइम में। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस क्लास फंक्शन इन इट्स डिराइव्ड क्लास विथ सेम सिग्नेचर। ये रीडेफिनेशन होता है। इट इज द रीडेफिनेशन ऑफ बेस क्लास फंक्शन, यानी बेस क्लास में कोई फंक्शन है, उस बेस क्लास के फंक्शन को हम लोग डिराइव क्लास में फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं। कि बेस क्लास के फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं आप डिराइव क्लास के अंदर विथ सेम सिग्नेचर। सेम सिग्नेचर का मतलब हो गया कि जो रिटर्न टाइप और जो पैरामीटर होंगे वो सेम होंगे। ठीक है। आगे कहता है इट कैन ओनली बी डन इन डिराइव्ड क्लास। ये फंक्शन ओवरराइडिंग जो होगा वो आपका केवल डिराइव क्लास के अंदर होगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ए नाम का क्लास है, पब्लिक सेक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आपका फंक्शन है, और ये फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें ये लिखा गया है सी आउट हेलो, ये हेलो प्रिंट करेगा। इसके बाद आ जाइए, ये आपका ए जो है ना ये बेस क्लास है। अब क्लास बी, बी मेरा डिराइव्ड क्लास है जो कि पब्लिकली डिराइव हुआ है ए क्लास से। तो यहाँ ए जो है बेस क्लास है और बी जो है मेरा डिराइव्ड क्लास है। फिर पब्लिक सेक्शन में जाकर के हमने यहाँ पर लिखा वॉइड डिस्प्ले। अब यहाँ भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन, यहाँ भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग रीडिफाइन कर रहे हैं कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, इसी डिस्प्ले फंक्शन को हम यहाँ फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं, जो क्या प्रिंट करेगा, सी आउट बाय प्रिंट करेगा। तो आप देख रहे हो बेस क्लास में सेम नाम का फंक्शन, डिराइव क्लास में सेम नाम का फंक्शन। आप अगर बात करें कि इसके पैरामीटर का, तो इसमें भी नो पैरामीटर है और इसमें भी नो पैरामीटर है। इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड है। वही बात यहाँ पर कहा गया था कि सिग्नेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर साल के लिए इंपॉर्टेंट मानकर चलिए। डिफाइन द टर्म कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन डिटेल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए, डिफाइन द टर्म यानी कंस्ट्रक्टर क्या है, क्या होता है वो लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखना है। और यहाँ पर कह रहा है सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब सीधा सा अर्थ यही समझ में आता है कि थोड़ा सा कोडिंग लिखना है। राइट देयर डिफरेंसेस, और उसके डिफरेंसेस को लिखना है। ठीक है। आंसर देखिए, अ कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। क्लास का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर, एंड इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। इसका काम होता है क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। इट इज ट्रीटेड एज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। ये एक खास मेंबर फंक्शन की तरह इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं। बिकॉज इट्स नेम इज द सेम एज द क्लास नेम। क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। अगर आपने एक्स वाई जेड नाम का क्लास बनाया, तो उसी क्लास में एक्स वाई जेड नाम का अगर आप फंक्शन बना रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा। दिस constructor get involved whenever an object of its associated class is
a class is created, this constructor get invoked। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इन्वॉक्ड मतलब होता है कॉल होना। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड, आप जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाता है। इट इज नेम्ड एज कंस्ट्रक्टर, इसका नाम कंस्ट्रक्टर इसलिए है बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास, क्योंकि ये क्लास का जो डेटा मेंबर होता है ना उसके वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है। इनिशियल वैल्यू कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम इनिशियल वैल्यू जो है पास कर सकते हैं, जो कि आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्गुमेंट कहलाएगा। तो जो लोग कंस्ट्रक्टर पढ़े हुए हैं तो आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। एक प्रोग्राम कोड देखते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। देखिए, क्लास लिखते हैं, फिर हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं। इस क्लास के अंदर इंट जी एच ये दोनों डेटा मेंबर है। पब्लिक सेक्शन में जो भी क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर फंक्शन का भी नाम होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस एंड वॉइड लिखा हुआ है, यानी हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिक्लेयर किया है। एक चीज याद रखना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ क्लास का डेफिनेशन बंद हुआ। अब हम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं क्लास के बाहर। क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा जाता है, जो कि कंस्ट्रक्टर के केस में कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है। फिर क्लास का नाम लिखा जाता है, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम, ठीक है। और उसके बाद आप लिखिए, आपको जो ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज करना है, तो जी इक्वल टू 1 हमने लिखा और एच इक्वल टू 2 हमने लिखा, यानी हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल। अगला है, एज द नेम इंप्लाइज डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर विद इन द सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जैसा कि नाम से ही आपका जाहिर होता है कि डिस्ट्रक्टर जो है इसका इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमने कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाया था अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। डिस्ट्रक्टर नेम्स आर सेम एज द क्लास नेम बट दे आर प्रेसिडेड बाय अ टिल्ड। ये कई बार एमसीक्यू में पूछा है कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, बस इसके आगे ये टिल्ड साइन लगा होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास होगा, उस क्लास का नाम क्यूब होगा, तो उस क्यूब क्लास का जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, सबसे पहले टिल्ड साइन, फिर आपका जो है डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही जो कि क्लास का नाम होगा, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस क्योंकि ये फंक्शन है, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, ये इसका हो गया डिस्ट्रक्टर फंक्शन का क्या हो गया, बॉडी हो गया। आगे कहा गया है द डिस्ट्रक्टर नाइदर टेक्स एन आर्गुमेंट नॉर रिटर्न एनी वैल्यू। डिस्ट्रक्टर फंक्शन ना तो कोई आर्गुमेंट लेता है ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है। एंड द कंपाइलर implicitly invoked upon the exit from the program for cleaning up storage that is no longer accessible। इस लाइन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे हम प्रोग्राम से बाहर होने लगते हैं वैसे ही ये इन्वॉक होता है, वैसे ही आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है, और जितना भी मेमोरी लिया होगा आपके ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, वो सारे मेमोरी को क्लीन कर देता है। जहां तक बात रही इसका डिफरेंसेस का कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन का डिफरेंस क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो है 3 टाइप होता है, जबकि डिस्ट्रक्टर फंक्शन का कोई टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का फोर्थ पार्ट। अगले पार्ट जल्दी ही लेकर के हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।